की। ठीक, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? चलो मान लो तुम्हारे पास कोई एक सेट ए है, ठीक है, और चलो इस ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है, और मान लेते तुम्हारे पास एक सेट बी है, ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट हैं ए बी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इस ए क्रॉस बी का मतलब क्या है दिव्यांशी? कि ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर की। और समस्या ये है कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ठीक, तो पहले एलिमेंट ए का लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी का। पहला एलिमेंट किसका लेंगे? ए का, और दूसरा एलिमेंट किसका लेंगे? बी का। यही ऑर्डर पेयर की कहानी है। तो देखो हम पहले सबसे कहेंगे 1 ए, 2 ए, 3 ए, फिर हम कहेंगे 1 बी, 2 बी एंड 3 बी। ठीक, ये हमारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का मतलब होगा। समझ गए? अब ए क्रॉस बी में कितने, टोटल कितने रिलेशन मिले? तो ए क्रॉस बी में रिलेशन है 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी विल बी एन ए इंटू एन बी। मतलब सेट ए की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाइड बाई सेट बी की कार्डिनलिटी। ठीक है, तो इसको अगर मैं, इस पे जो कार्डिनलिटी है इसको अगर मैं m बोल दूं, इस पे जो कार्डिनलिटी है उसको मैं n बोल दूं, तो इसको हम लोग m इंटू n लिख सकते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। मतलब ये मान के चलो 11th 12th प्लस एनडीए प्लस हर एक एग्जाम, क्योंकि मैथ्स मैथ्स होती है। पहले बेसिक सीखोगे, फिर स्टैंडर्ड सीखोगे, फिर और स्टैंडर्ड। अब समझो आगे इसी में कि पूछ ले कोई सबसेट्स कितने होंगे इसके, ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट्स होंगे? तो किसी को आइडिया है कोई? हाँ, नहीं, आप बताओ। अब आप खुद सोचो ना कि अगर अगर मैं, हाँ हाँ, कितने? एक्चुअली मैं अब पावर सेट निकाल लूं ए क्रॉस बी का, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर m इंटू एन। तो कितने एलिमेंट थे? 6। तो 2 पे पावर 6 कितना होगा? 2 पे पावर 6, हाँ हाँ हाँ, 64। ठीक है, तो इस केस में ये हो जाएगा 2 पे पावर m इंटू एन। कितना आया था? 6 आया था। फिलहाल m की वैल्यू कितनी थी? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना आया था? 6। और 2 पे पावर 6 होता है 64। ठीक है, नोट करो इसको, नोट डाउन इट। तो एक्चुअली ये पी ए क्रॉस बी ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, ऑफसेट। चलो फिर आगे, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो दिव्यांशी। इसमें कोई डाउट है? ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डोमेन की। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है समझते हैं? जैसे इसी में मैं बात करूं ए क्रॉस बी में ही, जो कि यूनिवर्सल रिलेशन है कहीं ना कहीं, तो डोमेन क्या होता है? इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सबसे पहले वैल्यू लिखी है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। जैसे, हाँ, जैसे इस केस में जो एलिमेंट सेट ए के हैं 1 2 3, ये किसके पार्ट है? डोमेन के। जैसे देखो यहाँ पे 1
2 3 1 2 3। जो पहली वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। पहली वैल्यू को क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू होती है सेट बी की जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? रेंज। जो एक्स जो पहली वैल्यू है वो क्या बोलोगे? डोमेन बोलोगे। और जो बाद में ये जो रिजल्ट आते हैं ना उनको क्या बोलोगे? रेंज। क्या बोलोगे? रेंज। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी रिलेशन में, अच्छा देखो, कोई भी जो भी जितने भी रिलेशन होंगे सब ए क्रॉस बी के ही क्या होंगे? पार्ट होंगे। सबके सब क्या होंगे? ए क्रॉस बी के पार्ट। ठीक है। जैसे मैंने सिर्फ ए डिफाइन करा और ए की वैल्यू कहा 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर दिया। ठीक है। अब मैंने एक रिलेशन यहाँ से प्रिपेयर करा कि ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2a+1। ये हमने एक रिलेशन दे दिया। ये हमने क्या दिया? रिलेशन। नोट करो पहले रिलेशन और देखो इसके क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे। देखो, अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो हमारे पास क्या होगा? अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो देखो, हम पहले क्या करेंगे? ए की वैल्यू को कितना रखेंगे? 1। ए की वैल्यू कितना रखेंगे? 1। और एक्चुअली हम लोग रिलेशन ए का रिलेशन सिर्फ ए से ही देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ ए का रिलेशन किससे देख रहे हैं? सिर्फ ए से ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2+1 कितना आ जाएगा? 3। फिर क्या होगा? फिर हम ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 4+1 5। फिर ए की वैल्यू रखेंगे 3 3 2 जा 6+1 7। तो क्या 6+1 7 किसी काम का है हमारे? हाँ। क्योंकि अगर मैं टू की एक ये पे 3 रख रहा हूँ तो 3 2 जा 6+1 7। बट 7 तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना सिर्फ ए से। और हमारा रिलेशन ए का सिर्फ ए का रिलेशन किससे है? सिर्फ ए से है। हमारा रिलेशन कहाँ से है? कहाँ पे डिफाइंड है? सिर्फ ए से ए पे। ठीक है। तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हमने ली वही क्या होंगी? डोमेन। तो मैं अगर बात करूं इससे, डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन ये क्या होगा? तो देखो एक्चुअली हमारे रिलेशन में सिर्फ 1 और 2 आया है तो क्या हो गया? डोमेन। फिर दूसरी बात पूछी जाएगी हमसे, रेंज क्या है? ऑर्डर पेयर में जो बाद में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? रेंज। यहाँ से रेंज क्या हो गया हमारे? 3,5। रेंज क्या हो गया? 3,5। एक टर्म और होता है, एक टर्म और होता है कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, अगर मैं ए क्रॉस बी सोचूं इसको, ए को ए ना कहे तो इधर के लिए क्या बोलूं? बी। ए को ए ना कहे क्या कह दूं? बी कह दूं। तो बी में जितने भी एलिमेंट हैं, बी में जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट मिला के क्या बनाते हैं? कोडोमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोडोमेन। ठीक है। तो मैं अगर इससे डोमेन लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। एक बात नोट कर लेना हमेशा, नोट नोट क्या करना है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऑलवेज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बात आपको नोट करनी है। समझ गए मतलब होगी मतलब कोडिंग इसका? में एलिमेंट हो जाता है। हाँ, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट रहते हैं, रेंज में कम। देखो मतलब कोडोमेन सारे में अच्छे हमारे से पास होते हैं। हाँ सारे काउंट। हाँ, जो रिजल्ट आते हैं पॉसिबल, जो हम वैल्यूज ले सकते हैं। और रेंज का मतलब जो रिजल्ट आता है। और कोडोमेन का मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है देवजांशी, काटना पड़ गया। चलो फिर अब
एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आ गई, राइट, आ गई ना, लेट आ जा रही है क्या? चलो, हमारे पास सुविधाएं हैं। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 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 लेट आर बी अ रिलेशन, let R be a relation A comma B such that A belongs to N, R be a relation, ठीक है, let R be a relation, और रिलेशन में क्या है, A comma B such that A comma B such that A belongs to N, A belongs to N comma B belongs to N and A भी N से बिलोंग कर रहा है मतलब नेचुरल नंबर से, और B भी N से बिलोंग कर रहा है मतलब नेचुरल नंबर से। 2A प्लस बी बराबर 10, 2A प्लस बी इक्वल टू 10। फिर उन्होंने कहा है देन फाइंड, देन फाइंड, पहली चीज जो आपको निकालनी है वह है डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। दूसरी चीज आपको निकालनी है रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। तीसरी चीज निकालनी है आपको आर इनवर्स, तीसरी चीज निकालनी है आपको आर इनवर्स। चौथी चीज निकालनी है आपको डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। और आपको जो पांचवा काम करना है वह रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो आपके पास ये एक क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, आप लोग सुनो। इनवर्स, किसी सेट का रिलेशन का इनवर्स, अभी मैं इनवर्स निकालना सिखा दे रहा हूँ, तो इतना कर लो। अरे रिलेशन निकालो सर, डोमेन और रेंज आ गया, चलो ठीक है। आपका आ गया बेटा? आर निकालते हैं। हाँ बेटा, आज मैं सिखा रहा हूँ, सबसे पहले डोमेन और रेंज निकाल लो उसका। निकाल दो। ठीक, बाकी लोग भी निकाल लो जल्दी से। आर इनवर्स का मतलब होता है ए को रिप्लेस कर देना है बी से और बी को रिप्लेस कर देना है ए से, तो आर इनवर्स मिल जाएगा। ए को रिप्लेस करो बी से और बी को रिप्लेस करो ए से, मतलब आपको जो भी रिलेशन मिले हैं जस्ट आपको उनके उल्टा कर देना है। स्टार्टिंग में आपको जो रिलेशन मिले होंगे आपको जस्ट उसके उल्टा कर देना, ठीक, तो आपको इनवर्स मिल जाएगा।
हो गया। हाँ हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखो ना। जो कंडीशन क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रही है? चलो देखो सभी लोग, हमें क्वेश्चन पता है ना क्या क्या निकालने। चलो हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो ये हमारा सॉल्यूशन पोर्शन होगा। सबसे पहले कहा गया है कि a कॉमा बी सच दैट a बिलोंग्स टू n एंड b बिलोंग्स टू n। मतलब जो एलिमेंट a और एलिमेंट b जो भी आएंगे रेंज या डोमेन में, कहाँ से बिलोंग करेंगे? n से। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। लेकिन साथ में शर्त ये है कि 2a प्लस b बराबर कितना होना चाहिए? 10। तो हमारे पास पहले आजादी है कि हम हमेशा पहले a की वैल्यू लेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू कुछ आएगी। तो आप लोग नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, तो जैसे आप लोग 1 रखेंगे तो 1 जा 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो 8 पहला रिलेशन हो जाएगा 1,8। दूसरा, जैसे a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 जा 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6। 6 फिर आप लोग रखोगे 3 2 जा 6, कितना आएगा? 4। फिर आप लोग रखोगे 4 2 जा 8, और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 2। फिर रखोगे 5, तो 5 2 जा 10, बी की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं ये रिलेशन है, ए का रिलेशन ए से कह लें, बी से, और बी आपस में कुछ ऐसे रिलेशन के ये एलिमेंट का। ठीक है, अब इसी रिलेशन का मैं इनवर्स लिखूं, इसी रिलेशन का मैं क्या लिखूं? इनवर्स। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट उल्टा करके लिख देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। हाँ हाँ, तो ए को बी से रिप्लेस कर देना, बी को ए से। तो देखो, हाँ अच्छा, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, एक मिनट, इनकी तो कर रही है। आपको आपको क्या ध्यान रखना है? आपको, आप सुनो सुनो, आपको डायरेक्टली खाली जो रिलेशन आया था ना, उसमें एलिमेंट को रिवर्स कर देना है बस। ठीक, इसको रिवर्स करना है, एलिमेंट, बस इतना करना है। अब अगर मैं डायरेक्ट रिवर्स करके आंसर करूं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है? डोमेन ऑफ द रिलेशन। इसका तो हम इनवर्स डिटेल में करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपसे कहा गया डोमेन ऑफ रिलेशन। तो वैसे देखा जाए तो पूरा पूरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन 1 2 इस रिलेशन में हम इसकी कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? 1 दैट इज डोमेन 1 2 3 4। डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। रेंज क्या होता है? जो पॉसिबल आउटकम आते हैं। रेंज क्या होता है दिव्यांशी? जो पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। जो पॉसिबल आउटकम होता है हमारे पास उसको क्या बोलेंगे? रेंज। तो इसका रेंज में क्या आ जाएगा? 8 6 4 2, 8 6 4 2। फिर बोला गया हमसे कि डोमेन ऑफ सॉरी आर इनवर्स क्या होगा? ठीक है, सर जो उसका आर था। इनवर्स। हाँ, तो आर इनवर्स हमने निकाल दिया था ना पहले ही। ये रिलेशन आर था, तो रिलेशन कौन सा था? आर इनवर्स। ठीक, फिर अगला डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो जो पहले का रेंज था पंडित जी, रेंज तो वो 8 6 4 2, ये क्या होगा? डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो ये उसका हो जाएगा डोमेन 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो सभी, नोट कर लो एक बार फिर से, आंसर नोट कर ली।
नोट हो गया क्या सबका? तुम्हारा भी? ए लड़के, नोट हो गया? आ गया? फोन बड़ा चलाना होता था। डालो हेडिंग आर इनवर्स या इनवर्स ऑफ रिलेशन। आर इनवर्स या इनवर्स ऑफ रिलेशन। आर इनवर्स भी बोलते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। क्या बोलोगे पंडित जी? इनवर्स। इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। क्या बोलोगे? इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। देखो होगा क्या, जैसे मान लो किसी एक रिलेशन में हमको क्या मिल रहा है, ए कॉमा बी। क्या मिल रहा है? ए कॉमा बी। तो अगर मैं उसका इनवर्स करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सीधा ऑर्डर पेयर चेंज कर देना, बी कॉमा ए। ठीक है? क्या चेंज करना है? ऑर्डर। तो जो डोमेन ऑफ रिलेशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रेंज इसका ऑफ आर। रेंज ऑफ आर इनवर्स। और जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, डोमेन ऑफ सॉरी, जो रेंज ऑफ रिलेशन होगा, आर आर का मतलब हो गया रेंज ऑफ रिलेशन, वो क्या हो जाएगा? डोमेन फॉर द आर इनवर्स। ये इतना लिख लो, खाली हमको ऑर्डर पेयर में चेंज करना। ठीक? और डोमेन रेंज में रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक? इतना है बेसिक इससे। आप लिखो हेडिंग डाल के टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी आप सभी की टाइप्स ऑफ रिलेशन। डालो हेडिंग टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले जो सबसे पहला टाइप आता है वो है तुम्हारा वाइड 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 रिलेशन। क्या था सबसे पहले? वाइड रिलेशन मतलब ए और बी के बीच में ऐसा कोई रिलेशन जिसका रिजल्ट कुछ भी ना आए, उसको क्या बोलोगे? वाइड रिलेशन बोलोगे। ठीक है? लेट ए बी ए सेट, देन इसको हम लोग इम्पटी रिलेशन भी बोलते हैं। वाइड को क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पटी रिलेशन भी बोलते हैं। वाइड रिलेशन को क्या बोलते हैं? इम्पटी रिलेशन। ठीक है? मतलब हम कोई ऐसा रिलेशन बनाए जिसका रिजल्ट क्या आ जाए? नल सेट आ जाए। क्या आ जाए? नल आ जाए। ठीक? नल का मतलब कुछ भी ना आएगा। ठीक है? दूसरा डालो यूनिवर्सल रिलेशन। सर हाँ सर वॉइड रिलेशन का एक एग्जांपल बता दीजिए। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो टू वाइड रिलेशन का। जैसे हमने एक सेट दिया ए और एलिमेंट कर दिया 1 2 3। एक दूसरा हम क्या करें, ए का रिलेशन ए से कर रहे हैं, वेयर ए कॉमा बी सच दैट ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए बराबर 0। ट्वाइस ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 8 बराबर बी, ऐसा रिलेशन दे दिया। तो देखो क्या किसी ए की किसी भी वैल्यू के लिए बी का कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? वाइड रिलेशन हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? वाइड रिलेशन। अगला लिखो, वाइड रिलेशन इम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं। अगला है आप लोगों का, देखो यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है? अब देखो ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? यूनिवर्सल रिलेशन। अब एक ऐसा कोई रिलेशन हो, ठीक है, कि सेट ए का रिलेशन ए से हो और और ए का रिलेशन ए से इस सबसेट हो ए क्रॉस ए का, या और ए क्रॉस ए सबसेट हो ए रिलेशन ए का।
मतलब ऐसा कोई रिलेशन जिसमें जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे ना, ए क्रॉस ए, उसके बराबर रिजल्ट आ जाए। ठीक है। ऑल पॉसिबल रिलेशन क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑल पॉसिबल रिजल्ट क्या होते हैं? सेट ए का सेट बी से जो ऑल पॉसिबल रिलेशन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। ए का रिलेशन ए से करने पे या ए का रिलेशन बी से करने पे वो उसी का पार्ट हो, मतलब कि वो एक दूसरे का क्या है? सबसेट। तो ऐसे रिलेशन को जब कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। तो मतलब यूनिवर्सल। उसमें ऑल पॉसिबल रिलेशन आ सकते हैं, जो भी आप रिलेशन सोचोगे। ठीक। फिर आगे लिखो आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद अगला है आइडेंटिटी रिलेशन। तो मुझे ये बताओ, आइडेंटिटी फंक्शन सबने पढ़ा है? आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जैसे आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है, वैसे ही एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। ठीक है। जैसे आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, वैसे ही एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। ठीक। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, आइडेंटिटी फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? अगर आपने देखा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये सिंपल कह लो, वाई इक्वल्स टू एक्स। तो जो वैल्यू एक्स की है वही वैल्यू किसकी आती है? वाई की। जो वैल्यू एक्स की होती है वही वैल्यू किसकी आती है? वाई की। ऐसे किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। वैसे ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब इसका एग्जांपल ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि सिर्फ ए है, उसमें एलिमेंट हैं ए बी सी। तो अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू ए कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से। एंड ए इक्वल्स टू बी। और मैंने क्या कह दिया कि ए और बी दोनों क्या है? बराबर। तो अगर मैंने इसमें पहली जगह पे ए लिया तो क्या आ जाएगा? ए ए, बी बी, सी सी और डी डी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी रिलेशन। तो जो जब डोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। पूछो कैसे? पूछो पूछो। अब इसमें साथ में मान लो मैंने ऐसे लिख दिया ए कॉमा बी, ठीक है, और ए कॉमा सी, तो डोमेन और रेंज तो अभी बराबर है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। समझ गए ना? तो कहना ठीक नहीं होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन समझ गए? ये जैसी जो वैल्यू एक्स की आएगी वही वैल्यू किसकी होगी? वाई की। ऐसे रिलेशन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ। फिर इसके बाद लिखो रिलेशन है। अब आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव। हाँ। हम्म। वो वो नहीं होगा, इसलिए हटाना पड़ा, क्योंकि रिलेशन तो वो भी हो सकता था। हमने ये कहा था कि अगर डोमेन और रेंज बराबर हो तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ये स्टेटमेंट गलत तुमको दिखा रहा था, क्योंकि अगर मैं ए कॉमा बी लिख दूं और ए कॉमा सी लिख दूं, तब भी डोमेन में ए बी सी डी आ रहा है, रेंज में ए बी सी डी आ रहा है, तो डोमेन और रेंज बराबर है ना? क्यों? अगर अगर मैं इसमें एक रिलेशन और बढ़ा दूं, ए कॉमा बी और ए कॉमा सी, तो डोमेन में तो अभी भी
क्या है, ए बी सी डी, रेंज में अभी भी क्या है, ए बी सी डी सबके एज अ होल, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, मैं इसको भी रिलेशन में ले रहा हूँ, होगा कोई ऐसा रिलेशन, ये बात नहीं कर रहा हूँ। अगला लिख लो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर तो आपने बोला आइडेंटिटी को भी रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। हाँ, आइडेंटिटी जैसा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी क्या होता है, सेम होता इसी में लिख है। लीजिए। हाँ, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव लगभग सेम होते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में एक शर्त बढ़ जाएगी, आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में एक डिफरेंस है, क्योंकि हमने कहा ना लगभग बराबर होते हैं। जैसे लड़कों, सुनो, जैसे में जो ये आंसर लिखा है, ये आइडेंटिटी अब नहीं बचा। अब ये जो नीचे जो ए कॉमा बी और ए कॉमा सी आ जाने की वजह से आइडेंटिटी नहीं बचा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए चाहिए, बी कॉमा बी चाहिए, सी कॉमा सी चाहिए, डी कॉमा डी चाहिए। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, ठीक तो चल जाएगा, बट आइडेंटिटी में नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल लिखा है रिफ्लेक्सिव हो सकता है। हाँ हाँ, होता ही बराबर, ठीक है। लेकिन खाली डोमेन और रेंज देख के नहीं कह देंगे हम कि नहीं, जैसे डोमेन और रेंज बराबर है वो आइडेंटिटी ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या याद रखना है कि एक्स्ट्रा कुछ और नहीं हो सकता, आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा कुछ और नहीं हो सकता, बट रिफ्लेक्सिव हो सकता है। अगला रिलेशन लिखो, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, देखो, अगर कहीं पे ए कॉमा बी प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, ए कॉमा बी, ये इंप्लाई करेगा कि वहां पे बी कॉमा ए भी होना चाहिए। जैसे कोई सेट एक ए है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है, ठीक है। ए का रिलेशन ए से है, और अगर वहां पे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। वहां पे 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए। अब बताओ, अगर सिर्फ यहाँ पे इतना है और 1 3 है, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं विद्यार्थी, नहीं। क्योंकि ये क्या क्या कह रहा है सिमेट्रिक के लिए, इफ देयर इज ए कॉमा बी, अगर बेटा यहाँ पे ए कॉमा बी है तो और क्या होना चाहिए यहाँ पे, बी कॉमा बी ए। कॉमन। अगर ए कॉमा बी है तो और क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए। देखो बेटा, बी इस वाले केस कॉमन में 1 3 तो है, लेकिन 3 1 नहीं है। नहीं। 1 3 तो है, लेकिन 3 1 नहीं है विद्यार्थी। 1 3 तो है, अगर 1 A, B है तो हमें और क्या चाहिए, B, A। समझ गए। तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें और क्या लिखना पड़ेगा, 3 1। ऐसे किसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ऐसे किसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अगला लिखो, हेडिंग डालो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हेडिंग लिखो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद जो रिलेशन लिखना है उसका नाम है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इनकी अपनी अलग कहानी है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की।
ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मान लो ए कोई एक सेट है, ए क्या है, कोई सेट है, और सेट ए में ए का रिलेशन किससे है, सेट ए से। ए का रिलेशन किससे है, सेट ए से। अगर मैं सिर्फ बात करूं सिमेट्रिक की, तो अगर ए का रिलेशन बी से है, तो ये इम्प्लाई कर रहा था कि बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से। अगर ए का रिलेशन बी से था, तो बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से। ये किस में अप्लाई कर रहा था, सिमेट्रिक में। तो अगर ए और बी आपस में रिलेटेड हैं, बी और ए आपस में रिलेटेड हैं, तो ये कह रहा है कि एक इसके बराबर होगा बी के, एक इसके बराबर होगा बी के। लेकिन यहाँ पे शर्त है, फॉर ईच एंड एवरी, फॉर ईच एंड एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ईच एंड एवरी, फॉर ईच एंड एवरी। सिंबल का मतलब क्या इसका होता है, फॉर मतलब ईच एंड, फॉर फॉर ईच एंड एवरी, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए। नहीं, वो नहीं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन समझ आ गया। अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक, नोट करो इतना पहले। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे पूरा हो गया। एग्जाम्पल है, चलो एक सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, और ए कॉमा बी ऐसे डिफाइन है, ए इज डिविजिबल बाई बी, ए इज डिविजिबल बाई बी। तो अगर मैं एंटी सिमेट्रिक की बात करूं, अगर ए बी को डिविजिबल कर रहा है, तो बी भी डिविजिबल किसको करे, ए को। देखो, अगर ए बी को डिविजिबल कर रहा है, तो बी भी किसको करे, ए को डिविजिबल करे। एक जैसे मैं बात करूं ऐसी, 2,4, तो 4,2 भी होना चाहिए। तो ए इज डिविजिबल बाई, जैसे मान लो कि 4,2 लिखते हैं, तो ए इज डिविजिबल बाई बी, 4/2 कर रहे हो, कितना मिल जाए 2। लेकिन अगर मैं इसका जस्ट एंटी सिमेट्रिक लिखूं 2,4, तो क्या 2 डिविजिबल है क्या 4 से, नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि 1,1 ले लूं, या 2,2 ले लूं, या 3,3 ले लूं, या 4,4 ले लूं, तो ए इक्वल टू बी टाइप पे ले रहा हूँ। तो हर एक नंबर उसको तो डिवाइड करता ही है ना, ये सब हर एक नंबर खुद को डिवाइड करता है ना, करता है ना। तो देखो रिलेशन आ गया ना, ए किसके बराबर होगा, बी के, फॉर एवरी बी। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लिया ये एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल कंपलसरी है, नहीं एग्जाम्पल लिखोगे तो कैसे याद रहेगा। ये सब तुम्हारी क्लास का ही है रिलेशन, बट खाली थोड़ा सा कुछ टॉपिक बढ़ जा रहे हैं नाम, ठीक। अच्छा, कुछ भी पढ़ाने के लिए कितना बेवकूफ बनाना पड़ता है, नहीं हाँ तुम्हारे काम का है, आएगा, इससे तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना। कितना वो करना पड़ता है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, है ना। बहुत ज्यादा पक्षपात करवाना पड़ता है पढ़ाई को लेके, है ना। सीधे सीधे लोग नहीं बोलते थे नहीं पढ़ोगे तो नेता बनोगे, नेता बनोगे तो बड़े बड़े बंगले होंगे, ये क्यों नहीं बताते लोग, है ना? चलो, हाँ, क्या, बहुत भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो तुमसे शादी क्यों करेगी,
अच्छा घर जमाई बनना है तो झाड़ू पोछा करना है तो कहीं भी कर लेना है यार। तब तो हाँ, तो झाड़ू पोछा करने वालों को ही अच्छा पैसा मिलता है, 5-6 हजार रुपये घर में मिलता है ना। तो मान लो तुमने दिन भर में 8 घर पकड़ लिए, तो 8 घर में पोछा मारोगे, अगर एक घर का 5 हजार ही मिला, तो 8×5 = 40, 40 हजार रुपया बिना पढ़े। और अच्छी बात क्या, अभी से नौकरी मिल जाएगी। अच्छी जॉब है, ऐसा बुरा नहीं है। और कोई भी धंधा हो बुरा नहीं होता, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। तो यू कैन, इफ यू वांट टू परस्यू दिस, अरे 12 48, 4,80,000 रुपया का पैकेज लग जाएगा डायरेक्ट। समझ गए। और अच्छी बात क्या है, वहां तो झाड़ू पोछा करोगे तो खाने पीने की चीजें ही मिल जाएंगे, है ना। तो इंसेंटिव भी वो समझ लेना, दिवाली का बोनस भी मिलेगा, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरी सरकारी व्यवस्था है। और दूसरी बात, एक जगह रुक के नहीं काम करना पड़े, बड़े घूम घूम के टहल टहल के काम करते रहो, नए नए घर के नए नए कॉलेज देखना। चलो अच्छा, अब लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होगा। अगर एक कोई सेट ए है, ठीक है, और ए का रिलेशनशिप ए से ही देखेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग कहाँ से कर रहा है, रिलेशन से, एंड अगर ए कॉमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ खूब ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। इधर से बेटा, ए कॉमा बी का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और बी कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये दोनों दोनों शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करे। दूसरी शर्त क्या है, साथ में बी कॉमा सी भी कहाँ से बिलोंग करे, रिलेशन से। तो ये इम्प्लाई करेगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए कॉमा सी भी कहाँ से बिलोंग करे, रिलेशन से। इसमें ये नहीं कहेंगे कि फॉर ईच एंड एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी, ईच एंड एवरी नहीं कहेंगे। सिर्फ इसमें ये कहेंगे ए बी सी कहाँ से बिलोंग करने चाहिए सेट से, बस इतना कहेंगे। इस पे नहीं कह रहे ना फॉर ईच एंड एवरी, ठीक है। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो नोट कर लो, हालांकि इन्होंने लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के। चलो अगला, अगला रिलेशन एक हमने तुमको पढ़ाया था, जो लास्ट में तुमने पढ़े हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 रिलेशन। अभी तुमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैं फिर से तीनों को एक साथ रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, समझो बात को, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और साथ में ट्रांजिटिव है, अगर कोई रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, किसी रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टीज होंगी, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस। अगर बेटा लोग कोई रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस। रिलेशन। क्या बोलना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन लिखो, लेट पी बी ए सेट। अब आपको बताना है, देखो क्वेश्चन शुरू हो गए, मेरी क्वेश्चन आज के लिए इतना ही था। एक कोई सेट पी है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। एक कोई सेट पी है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, और रिलेशन इसका दिया गया है, रिलेशन दिया गया है 1,2 1,3 1,2 1,3 2,1 1,1
2,1 1,1 2,2 3,3 एंड 2,3। तो अब आप लोगों को बताओ कि ये कैसा है। पहला, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। दूसरा, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तीसरा, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब आपको 3 शर्तें बतानी सॉल्व। दोनों है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए हमें। पी सेट में जितने भी एलिमेंट है लाइक 1 2 3, तो हमें क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें 1 1 2 2 3 3 चाहिए। तो क्या 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है। हाँ, तो हमें 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, सिमेट्रिक ढूंढेंगे। देखो 1,2 है तो 2,1 1,3 तो है। क्या कहीं पे तुमको 3,1 दिख रहा है। सिमेट्रिक हाँ नहीं जी, है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो 1,2 दिख रहा है, 2,1 दिख रहा है, तो 1,1 भी दिख रहा है। हाँ 1,2 दिख रहा है, 2,3 दिख रहा है, तो 1,3 भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये ट्रांजिस्टिव है। ये ट्रांजिस्टिव है। समझ गए, इसको नोट करो। ट्रांजिस्टिव समझ में आया। अगर पहले की 2 कंडीशन हो तब हमें तीसरी वाली कंडीशन पे गो थ्रू करना है। ओके, अगले प्रॉब्लम में एक कोई सेट ए है जो कि एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्वेश्चन है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो चलो मान लेते हैं कि ए कोई सेट है। ठीक है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। चलो मान लेते हैं कि एक कोई सेट ए है, वह ऑल रियल नंबर्स को फॉलो करता है। ठीक है, सेट ए विल फॉलो ऑल रियल नंबर। लेट ए बी द सेट ऑल रियल नंबर, देन द रिलेशन। ये देखो रिलेशन की बात कर रहे हैं कुछ। ये कह रहे हैं देन द रिलेशन, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए और बी ऐसे हैं कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 ऑन ए इज, अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सही सर। तो अब आप सोचो कि आप कोई भी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए। अगर 1 है तो 1,1 2,2 या 1.2 है तो 1.2 है रिफ्लेक्सिव। कोई भी आप उठा के देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर हाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो चाहे आप किन्हीं भी 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट करें तो भी पॉजिटिव आता है, 2 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करें तो क्या आता है। 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव। ये और 2 तीनों है। नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी कैसा आता है, पॉजिटिव। और 0, अगर दोनों नंबर 0 0 ले ले तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1। ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग सिमेट्रिक। तो हमें करना क्या, अगर कोई सिमेट्रिक रिलेशन फॉलो कर रहा है। देखो अगर मान लो कहीं पे अगर 1,2 है, कोई भी फॉर ईच एंड एवरी, अगर कहीं पे 1,2 है तो 1,2 है तो 1 प्लस 1 इंटू द 2 3 ग्रेटर देन ये। अगर रिप्लेस भी कर दोगे तो प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो अगर बेटा प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, प्रोडक्ट अगर कम्यूटेटिव है, ठीक है, तो उस केस में भी कितना आएगा, 1 प्लस 2 ही आएगा, जो कि ग्रेटर किससे 0 से।
है ना। तो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। तीसरी बात कर लें ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में मान लो कि आपने कुछ पेयर ले लिया ऐसे करके 1,2 2,3 ऐसे कर लिया, तो 1,3 भी तो ले सकते हो, ले सकते हो ना। तो देखो 1,3 1 3 3 3 + 1 4 ग्रेटर देन 0, आपने माइनस का ले लिया, तभी प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, 3 होगा। इक्विवेलेंस। एक मिनट, ये इन्होंने, सुन लो, इन्होंने इनको ट्रांजिटिव नहीं दिखाया है, इन्होंने इसको ट्रांजिटिव हो सकता है। मैं फिर से थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस पे। अच्छा, गड़बड़ी कहाँ हो सकती है, सोचो, मैंने एक चीज सोचूंगा। जैसे रियल नंबर पे है ना, तो ए की वैल्यू ले लो आप -0.2 और बी की वैल्यू ले लो आप, ए की वैल्यू ले लो आप 2 और बी की वैल्यू ले लो -0.2। अब यहाँ पे आप बी की वैल्यू ले लिया आपने -0.2 और इधर ले लिया 4, लेकिन अगर मैं 2 और 4 देखूंगा तो फॉलो करेगा। हाँ, पहले देखो इस ये फॉलो करता ही नहीं करता। यहाँ पे माइनस ले लो, अब बताओ, देखो अब नहीं ये दोनों करेगा। फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों तो फॉलो हो रहे हैं ना। देखो तो टू में कितना हुआ, 0 पॉइंट माइनस में 0.4 और 1 में से -0.4 जाएगा, कितना है 0.6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 4 2 8.8, है ना। लेकिन अगर मैं 2 और 4 का प्रोडक्ट ले रहा हूँ पेयर, तो नहीं। कितना हो जाएगा 1 - 8, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा लेस देन 0, तो नहीं कर रहे ट्रांजिशन, सोचना पड़ेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिख लो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव, इस वाले में लिख लेना चाहिए था आपको। लिखो पहली, अब लिखो प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टी याद रहेंगे तो और जल्दी काम होगा आपको। लिखो, इफ एनी सेट हैज एन एलिमेंट, इफ एनी सेट हैज एन एलिमेंट्स, अगर किसी एक सेट में एन एलिमेंट्स, ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2n² - n, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पावर। अगला लिखो, बोथ यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन, बोथ यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन, बोथ यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज बी इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव है, फॉर नॉन एम्प्टी सेट, फॉर नॉन एम्प्टी सेट। अब आप ऐसे नहीं करके कोई एम्प्टी सेट लेके रिलेशन निकाल रहे हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे? अगर मान लो कि आपने एक कोई सेट लिया, इसके एलिमेंट है 1,2, ठीक है, तो इसका ए का रिलेशन ए करो और अगर ऐसा आ जाए 1 1 2 2, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। अब कहीं पे 1,2 नहीं है तो हमें 2,1 भी नहीं चाहिए। अगर 1,2 2, समथिंग 3, तब हमें 1,3 चाहिए था, वो ऐसा है नहीं कुछ।
तो होगा। ठीक है, तीसरा लिखो पॉइंट, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन, हाँ ट्रांजिस्टिव होने के लिए पहले दो होने चाहिए, तब तीसरा भी इंप्लाई करेगा। अगर पहले ही दो नहीं है तो तीसरा भी नहीं चाहिए, तब ट्रांजिस्टिव। हाँ हाँ, अभी हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन उसका कॉन्सेप्ट में हम लोग 1 1 ऑन 2 पढ़ते हैं, 1 1 ऑन 2 मेनी 1 इन 2, उसमें ये देखते हैं। ठीक है, अगला देखो, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक। The identity relation on non-empty set. The identity relation on non-empty set is always, क्या लिखा था? Identity relation on non-empty set is always anti-symmetric. Anti-symmetric. Always anti-symmetric. अब देखो अगला पॉइंट, मान लो कि एक कोई रिलेशन R है और एक R एंड S आर टू इक्विवेलेंट रिलेशन। समझो बेटा, एक कोई रिलेशन R है और एक कोई रिलेशन S है। अब ये जो रिलेशन R है और ये जो रिलेशन S है, दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंस। तो अगर मैं R और S का इंटरसेक्शन करूं, जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन ही होगा। नोट कर लो। अब इसके बाद फंक्शन है। अब इसके बाद फंक्शन है, डालो हेडिंग फंक्शन। यहाँ तक रिलेशन है, खत्म हो गया। रिलेशन के बाद फंक्शन, और फंक्शन लिखते ही समय सबसे पहली हेडिंग यही पड़ेगी, नोट करो। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये पहला, और नोट करके लिखो, फॉर एनी वैल्यू, for any value of x, there will be no two values in y. There will be, For every value of x, there will be no two values of y or more than two values of for the y. मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे समझना है आपको, वेन डायग्राम टाइप का। इसका ऐसे डायग्राम बनेगा। पंडित जी ध्यान दें, ऑफिसर्स ऐसे नहीं बनते, उसके लिए पकना पड़ता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि, भगवान से प्रार्थना करो तब ऑफिसर बनोगे। हाँ, सिर्फ परेशान इधर उधर से नहीं होता, थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है ना। ठीक है, तो ये मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी पाने के लिए ना। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। तो स्मार्ट वर्क जो कहते हैं ना, वो बेवकूफ होते हैं। हार्ड वर्क ही होता है वो, हार्ड वर्क अपने आप स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने से। लेकिन पहले आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क क्या होता है? तुम सबको घर पे बैठा दो और कहूँ चलो भैया यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और तुम लोग फोन में अपना स्विच ऑफ करके, मतलब
फोन ऑन करके ये अपना माइक ऑफ करा, हाँ सर बिजी थे, यस सर, हाँ सर नहीं सुनना फिर से रिपीट कर दीजिए, सो रहे हैं आराम से, है ना दिव्यांशी, हेड डाउन हो गया, ज्यादा पढ़ लिए हैं, है ना, जैसे पढ़ते ज्यादा टॉपिक नहीं है ना, ज्यादा टॉपिक पढ़ लिए ना अभी। चलो, तो देखो बेटा लोग, एक कोई सेट ए है, एक कोई सेट बी है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 मान लो, यहाँ पे ए बी सी ऐसे कर, तो जैसे 1 के लिए बी है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 के दो आंसर हैं, ए बी, तो अब ये फंक्शन नहीं, रिलेशन हो सकता है, क्योंकि हमने रिलेशन में अभी तक पढ़ते आए हैं 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यू है, तो पहले वाले को हमने एक्स कह दिया और बाद वाले को क्या कह दिया, वाई। पहले वाले को क्या कहा हमने, एक्स, और बाद वाले को हमने क्या कहा, वाई, ठीक है, पहले वाले को क्या कहा, एक्स, और बाद वाले को क्या कहा, y। समझ गए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फंक्शन नहीं है। सर फिर क्या ये फंक्शन है, हाँ Yes, sir. ये फंक्शन है, ठीक है, सर ये फंक्शन है क्या, हाँ ये भी फंक्शन है, एक्स की कई वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की कई वैल्यू नहीं हो सकती, समझ लो। अगर मैं ग्राफ से इसको देखना चाहूँ, तो अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊंगा, ये, तो देखो एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई कितनी वैल्यू है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई कई वैल्यू है ना, तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ ऐसा फंक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक्स की कई वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स की कई वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, नहीं, मुझे अब याद आ रहा, मैंने कल एक बच्चे को, कल एक बच्चे को थोड़ा इस चीज से रिलेटेड बता दिया था, अब याद आ रहा, हो जाता क्लास में रिपीट सर करना। ग्राफ समझाएंगे। हाँ तो देखो इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की सेम वैल्यू है ना, तो ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, तो देखो एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई कितनी वैल्यू आ रही है, कई आ रही है ना, तो ये फंक्शन नहीं है, समझ गए, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन है और ये वाला फंक्शन नहीं है, ठीक। और जब डिस्टिंक्टली एक्स की कई वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन, क्या बोल देते हैं, मेनी वन, ठीक, क्या बोलेंगे, मेनी वन। और जब ऐसा हो कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू हो, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की सिर्फ एक वैल्यू हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन, तो वन वन ऑन टू तुम लोगों को पढ़ाया ही होगा, जैसे 1 2 3 ए बी सी डी, तो वन के लिए ऐसा, ठीक है, तो ये कैसा है, वन वन, ये कैसा हो गया, वन वन, ये कैसा है, वन वन, दिव्यांशी इधर वन वन चल रहा है, मतलब सर क्या, 1 1 में एक्स की दो हाँ वैल्यूज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, एक्स की दो वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू, तो कितने नहीं वन में चला जाएगा, अच्छा। ठीक है। अब देखो ये मेनी वन है, ये वाला मेनी वन ऑन टू था, ये वाला क्या था, मेनी वन ऑन टू, तो ये ऑन टू की कहानी क्या है, जब बाद वाले में मतलब बी वाले में या वाई वाले में कोई एलिमेंट शेष ना बचे, हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, प्री इमेज, मतलब एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए तो वाई की हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू, क्या बोलेंगे, ऑन टू। लेकिन देखो यहाँ पे एक एलिमेंट खाली बच गया, एक एलिमेंट खाली बन गया, तो इस खाली एलिमेंट होने की वजह से कैसा है, ये इनटू है, ये कैसा है, इनटू। लेकिन मैं अगर और ऐसा ही बनाऊं, इसको ए बोलूं, तो अब देखो ये क्या है, वन वन ऑन टू, ये क्या है, वन वन ऑन टू,
और जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव रिलेशन या बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इतना ये ऐसे टेबल बना के लिखो, पहले लिखो। सर अगर many one on into हुआ तो हो सकता है वो? नहीं नहीं, वो फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा, ओनली 1 1 ऑन 2 को ही बाइजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि फिर उसका नहीं। इनवर्स नहीं पॉसिबल होगा। देखो, इनवर्स में क्या होगा, अभी इनवर्स पढ़ा था दिव्यांशी, इनवर्स में क्या था? डोमेन रेंज में लिखा, और रेंज डोमेन। अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स करूं, लड़कों इधर, इस फंक्शन का मैं इनवर्स करूं तो सी की एक वैल्यू के लिए इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी ना उल्टा करने पे, तो क्या फंक्शन बचेगा क्या? तो इनवर्स नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इनवर्स होने के लिए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन 2 चाहिए, ऐसा कारण सर इसलिए, नहीं तो फंक्शन ही नहीं तो बचेगा। many one into हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता, सिर्फ वही। अच्छा, मेनी वन इंटू, हाँ मेनी वन इंटू हो सकता है। मान लो यहाँ पे एफ होता, एक एलिमेंट खाली है ना, अब ये मेनी वन इंटू होता तो ना होता, लेकिन अभी हम इसको बना देते हैं, काहे की सुविधा रहे, एकदम कंजूसी नहीं करेंगे। देखो क्या है ये, मेनी वन, और ये साथ में क्या है? इंटू। ये वाला कैसा हो गया? मेनी वन इंटू हो गया, कंजूसी एकदम नहीं होगी, लिख लो। तो 1 1 ऑन 2 फिर से बता दिया एक बार ना, अभी तो क्लियर। दिव्यांशी क्या बना रही है? अरे एक और बना दिया, देखो बना लो, लिख लो। अब ये जो अब पढ़ रही हो ना, ये 12th में पढ़ोगी फिर से। ऐसे और भी पेयर आप लोग अपने से बना सकते हो। ठीक, अब ये बताओ, हमने कल आप लोगों को सिखाया था ना, ये लड़कों, कल हमने आइडेंटिटी फंक्शन बताया था। आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या वाई, जब एक्स इक्वल टू वाई, एक स्ट्रेट लाइन गई थी ओरिजिन से पास करते हुए। नहीं, चलो क्या हुआ, तुम लोग एकदम शांति क्यों बैठे हो? तो अच्छा 5 मिनट का ब्रेक, बेटा 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर पढ़ते हैं। ठीक, यस इतना रिकैप मार लो। सर। सर अरे यहाँ पे बच्चों ने छोले भटूरे खाए, तुमको भी आना चाहिए। देखो वो, ये सुविधाएं ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। अभी लोग खाने के बाद देखते हैं पढ़ते हैं कि सोते हैं, ये भाई सोना मत, नहीं अपमान हो जाएगा। हाँ कुछ तो फायदा है, लेकिन बेचारे धूप में यही आते भी तो हैं। ठीक है, चलो अच्छा। अब फंक्शन की एक झलक, जो कि तुम्हारे सिलेबस जितने फंक्शन है, हम्म, ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहले भी कल इसीलिए ये फंक्शन वो बता रहे थे। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से देखो, सबसे पहले होता है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब क्या हो एक्स, इसी एफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक्स पे 1 रखा तो रिजल्ट कितना मिल जाए 1, एक्स जब 2 रखा रिजल्ट कितना मिल जाए 2, एक्स जब कितना रखा 3 तो रिजल्ट कितना आ जाए 3। ठीक है, आया याद। तो एक्स की जो वैल्यू हम रखेंगे वही वाई की वैल्यू है, तो ऐसे को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन जैसे मान लो कि हमने रखा 1.3 तो क्या आ जाएगा 1. एफ ऑफ -1 क्या आ जाएगा -1, एफ ऑफ 0.5 माइनस का तो माइनस का 0.5। इट मीन्स हम एक्स की जो वैल्यू रख रहे हैं वाई की वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ जा रही है। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू वही वाई की वैल्यू है। तो अगर इसका मैं बात करूं डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन भी रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर क्या होता है, वे सभी संख्याएं वे सभी नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, रियल नंबर। ऑल दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर लाइन आर द रियल नंबर। ठीक है, जिन नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे लिख सकते हैं सब क्या होते हैं, रियल नंबर पे। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, तो देखो ग्राफ में कुछ ऐसे, ये 12th 11th 12th में भी काम आएगा, एग्जाम में तो आएगा। ठीक है, मैथ से हर जगह काम आएगी, तो दिमाग खुल जाएगा, एसएससी की तैयारी करोगे तब भी मैथ्स काम आएगी, तो तुमको वो वाली मैथ्स एकदम ऊपर ही लगेगी। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई है। जो वैल्यू एक्स की है वही वैल्यू किसकी है, वाई की। जो वैल्यू एक्स की है वही वैल्यू किसकी है, वाई की। जब एक्स और वाई की वैल्यू एक जैसी है ना, ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव लेंगे तो वाई भी कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो वाई भी कैसा आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जाता है, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, नोट कर लो, इसको बना लो, आइडेंटिटी फंक्शन लिख के ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। इसका हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। या सर कांस्टेंट ग्राफ फंक्शन। इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ बेटा, ग्राफ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप कैलकुलस के अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बिना ग्राफ की हेल्प से आप नहीं कर सकते। मतलब आपके दिमाग में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए हम ग्राफ को सॉल्व। मेरा इन्वर्टर पगला गया। आज हम लोग फंक्शन सारे करेंगे जो भी तुम्हारे सिलेबस में। नोट कर लिया सबने, जल्दी से बना लो, यस प्रॉपर बना के लिखो इस पे परफेक्ट इक्वल्स टू। हाँ, अब इस लाइन पे यहाँ पे लिख दो, इस कौन सी लाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब डालो कांस्टेंट फंक्शन, हेडिंग डालो कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। मतलब ये वही वाली बात आ गई कि हम चाहे जौन कही तुम कहो का, मतलब हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें हमारा रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। तो जैसे हमने कह दिया एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन तो क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन की, तो क्या है 3 है, इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, एलिमेंट को अंडर कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और जैसे हम आर लिखते हैं ना, आर इसको हम लोग ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन, पर्टिकुलर एलिमेंट 3 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। सर इसका रेंज ग्राफ देख लो, कांस्टेंट है। रेंज में सिर्फ 3 आया है इस केस में।
शिफ्ट मतलब देखो 1 2 3 एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, थ्री। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, थ्री रहेगी। 3 ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाँ, constant function. कांस्टेंट फंक्शन। और अगर मैं पूछूं कांस्टेंट फंक्शन वन वन है, मेनी वन है, कैसा है, तो ये मेनी वन है क्योंकि एक्स की कई वैल्यू थी, वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसकी कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो ये मेनी वन फंक्शन टाइप का एग्जाम्पल। समझ गए। Yes, sir. चलो, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो अब डालो रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलते हो ना साइंस मैथ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। तो हेडिंग डालो रेसिप्रोकल फंक्शन। तो देखो अभी रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, देखो अभी रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो रेसिप्रोकल फंक्शन में जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x कहते हैं, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे। इसके अलावा एक्स की कोई वैल्यू ले सकते हैं। हमसे अगर कोई कहे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, हम कहेंगे रियल नंबर में से जीरो को हटा के, करके रियल नंबर में से जीरो को हटा के, या फिर रियल नंबर को कैसे लिखते होंगे, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट में से किसको नहीं लेना है आपको, जीरो को नहीं लेना। ठीक है, और रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन रियल नंबर, क्या आएगा, रियल नंबर। अब देखो बात कुछ ऐसी है रेसिप्रोकल में, देखो 1/0.1 कॉमा 1/0.01 कॉमा 1/0.001, हम डिनोमिनेटर जितना छोटा करते जा रहे हैं, हम डिनोमिनेटर जितना छोटा करते जा रहे हैं, वैल्यू उतना ही ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 10, ये वाला आ जाएगा 100 और ये वाला आ जाएगा 1000, आ जाएगा क्लियरली। तो जैसे हम जीरो के पास पहुंचेंगे वाई की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, और जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, लाइक ऐसे सोचो 1/10, 1/100, 1/1000, तो वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, घट घटती जाएगी। एक तो केस ऐसा हो गया। दूसरा केस क्या है कि अगर हम x को नेगेटिव लें, इस केस में x की सभी वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये क्या था कि x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है, ये किसका है, x इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये केस। लेकिन मैं दूसरी बात कहूँ, ये सब ग्राफ बनाने में काम आएगा फिजिक्स के, ठीक है। दूसरी बात मैं कहूँ कि अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो, अगर नेगेटिव, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी और ये भी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है। बना लो ग्राफ, ये x डैश है, ये y, ठीक है, बना जल्दी से, बनाओ।
समझना पढ़ाएंगे, ये सवाल है, समझना पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री में क्या है इतना बुलाए? चलो ठीक है, नहीं फोन करेंगे, अपने आप से आ जाएंगे तो ठीक है। आज बेटा हो गया Yes, sir. रेसिप्रोकल फंक्शन। अगला डालो, रेशनल फंक्शन। अगला डालो, रेशनल फंक्शन। अब रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या था, 1 में x था। रेशनल फंक्शन में क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। Hmm. रेशनल फंक्शन में क्या होगा, fx upon एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो ये होगा रेशनल फंक्शन, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो एक फंक्शन ऐसे लिखिए, 2x² प्लस 3x प्लस 5 x² प्लस 2। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, या x² प्लस 4 x प्लस 3, ऐसे कुछ कर दिया। ठीक है, तो अब समस्या क्या है रेसिप्रोकल फंक्शन में, कि ये लिखा किसके तरीके से, p अपॉन क्यू जैसे। और क्योंकि ये लिखा है p अपॉन क्यू के जैसा, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो zero डेफिनेटली दिस विल नॉट इक्वल टू 0। जनरली जो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है या ये कह ले रेशनल फंक्शन है, इससे डोमेन बहुत पूछता है। क्या बहुत पूछता है, डोमेन। domain. वैसे तो डोमेन क्या होता है फंक्शन का, रियल नंबर। बट इसमें समस्या क्या है, ये 0 ना हो। तो फिर बात आई कि ये 0 कब कब हो सकता है, x² प्लस 4x प्लस 3। तो देखो, इसके फैक्टर कर लो, 4x को क्या लिख सकते हो, 3x प्लस x प्लस 3। तो दोनों से x कॉमन करा, x प्लस 3 1 कॉमन करा, x प्लस 3 डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो -3 होनी चाहिए, ना तो -1। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसके डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करूं तो रियल नंबर्स में मैं क्या नहीं लूंगा, -3 और -1 नहीं लूंगा। इसके ऐसे क्वेश्चन बनते, लिख लो। हाँ, समझ गए, इसके डोमेन और रेंज के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन जो पूछा जाएगा हमेशा, वो रेशनल फंक्शन से ही इसके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद कल वाला वही फंक्शन जो हमने पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन डालो। रेडी, मॉडुलस फंक्शन। अभी आएगा, तो आज सारे फंक्शन डिस्कस करेंगे, तभी सुनो।
चलो हेडिंग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तुम लोगों को कल पढ़ाया था ना सबको, वही है। चलो अपने आप से ग्राफ बनाओ सभी लोग, डोमेन और रेंज लिखो। पीछे नहीं पढ़ना पलटना किसी को, अपने आप से सोचो। जब तक अपने आप से नहीं सोचो कुछ नहीं होगा। हाँ फिर बनाओ, ये मॉडुलस फंक्शन होता है, बनाओ। सर मुझे नहीं बताया था। IIT की पढ़ के आ रहे हो है कुछ, 1 लाख रुपए सर बर्बाद वो करके आ रहे हो वापस। तो बनाओ भूल फंक्शन। गई। ये हमारी शगुन एलेन था ना तुम्हारा, यस सर। एलेन से पढ़ के आ रही भाई। हाँ घूमती रहो। यहाँ 5 किलोमीटर की रेंज में होते तो इनको पकड़ के लाता था, मैं ही लेने जाता छोड़ने आता, ज्यादा दूर है इसलिए। भैया क्लास 11 से तुमको ग्राफ भी नहीं बताया, पैसा बर्बाद कर दिया तुमने साथ। सर बताया तो मैं भूल गई, पढ़ा नहीं मैंने। अच्छा तो ठीक, देखो हाँ तुम लोग सही बना रहे हो, बनाओ बनाओ, वेरी गुड। देखो मेरे मेरे बच्चों ने बना लिया, ये देखो सोचो, ठीक है। यस सर। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड का मतलब हमने क्या बताया था आप लोगों को, देखो चाहे हम नेगेटिव रखें पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव रखें पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव रखें पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो चाहे एक्स की वैल्यू हम कैसी भी रखें, हमें हमेशा कैसा मिलेगा। तो पॉजिटिव। मॉड फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं बात समझ लो फिर से आप लोग। बताओ दिव्यांशी, मॉड फंक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या करती है। तो जो भी इन दो लाइन के बीच में रखा होता है उसको बराबर किसके रखते हो, 0 के। अच्छा ये बताओ सकुल, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस मॉड को लगे होना कोई जरूरत है। पॉजिटिव हो तो नहीं। अरे नहीं, तो अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव ही रहने, मतलब हमेशा x ही रहेगा। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 तो इसको पॉजिटिव बनाना, हम मॉड हटाना चाह रहे हैं, तो x वैल्यू लेस देन 0 होगा तो माइनस टेंस ऑफ x हो जाएगा। तो एक लाइन बनेगी y इक्वल टू x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है ना इधर को, तो ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू x, ठीक है। और कंडीशन साथ में क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आपका 0, और एक लाइन इधर को चली गई, ठीक है, y इक्वल टू। यस सर। हाँ बेटा देखो, तो ये ऐसे हो गया। तो देखो इसमें खाली जब मॉड x है दिव्यांशी बेटा, जब सिर्फ मॉड है तो ये y के नीचे नहीं गया, मतलब y क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है ना y एक्सिस, तो मैं नेगेटिव कुछ नहीं मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो ग्राफ बनाओ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का, ऑफ है अब तो। समझाओ फिर एक मिनट।